हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि क्वीन जीसू वेदांत जी के पास आती है। वेदांत जी उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर कैसे हैं। तो क्वीन जीसू कहती है कि अगर हमारा वेद मसरूफ हो तो मरीज को खुद आना पड़ता है और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो क्या तुम मुझे चेक नहीं करोगे। तो वेदांत जी उन्हें चेक करने लगते हैं। क्वीन जीसू कहती है कि क्या तुम्हें वो वादियाँ याद है, वो मिट्टी की खुशबू, वो खूबसूरत सी हवा, जब तुम मेरे साथ हुआ करते थे और मुझे किसी बात का डर नहीं होता था। वेदांत जी कहते हैं कि मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। तो क्वीन जीसू उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम चाहे मुझसे जितनी मर्जी नफरत कर लो, लेकिन तुम्हारी बेटी ने ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा सिर्फ मौत है, लेकिन मैं उसे बख्श दूंगी और उसके बदले में तुम्हारे बेटे को मेरा एक काम करना होगा और अगर तुम्हारे बेटे ने वो काम करने से मना किया तो मजबूरन मुझे तुम्हारी बेटी को खत्म करना होगा। युकोंग भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। क्वीन जीसू वहाँ से जा चुकी होती है और वेदांत जी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। युकोंग वेदांत जी के पास आता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि क्वीन जीसू आज रात तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगी। हान जी कहते हैं कि उस औरत ने मेरी बीवी और मेरे बेटे को मार डाला और अब वो मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। युकोंग कहता है कि अब तुम क्या करोगे। तो वेदांत जी कहता है कि मैं उन दोनों को ही मार डालूंगा। फिर हमें होरांग मास्टर के पास पीजू को दिखाते हैं। पीजू कहता है कि छुट्टी वाले दिन भी तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी तुम ऐसे काम करते हो और क्या तुम्हें इस बारे में कोई फिक्र नहीं है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि किस चीज की फिक्र करनी है। पीजू कहता है कि अगर हर जगह ये बात फैल गई कि महाराज होरांग में मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर सेफ कैसे रहेंगे। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फिर तो मुझे अपना कमरा बदल लेना चाहिए। अगर हथियारे यहाँ पर आ गए तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो पीजू कहता है कि तुम सभी होरांग के मास्टर होने के बावजूद ऐसी बात कैसे कह सकते हो। तुम्हें तो कहना चाहिए कि हम एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। लेकिन होरांग मास्टर जानबूझकर सबके सामने बेवकूफ होने का नाटक कर रहे होते हैं। फिर मैक्सोन को दिखाते हैं जो अकेला होरांग घरे में होता है। होरांग मास्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सारे दोस्त अपने घर को चले गए, तुम क्यों नहीं गए। मैक्सोन कहता है कि मैं नहीं गया और वैसे भी बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ। तो होरांग मास्टर मैक्सोन से उसके नकली नाम का मतलब पूछते हैं। तो मैक्सोन कहता है कि इसका मतलब है पीठ में खंजर घोंपने वाला। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसी को नहीं जानते, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम्हारा नाम भी गलत है और महारानी को मारने का तुम्हारे पास एक प्लान भी है और तुम्हारी बहन यहाँ होरांग घरे में मौजूद है। मैक्सोन उनकी बातें सुनकर हैरान हो रहा होता है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि क्या मैंने सही पहचाना, आप भी हमारे महाराज है ना। और फिर होरांग मास्टर मैक्सोन के सामने झुक जाते हैं। फिर हमें क्वीन जीसू को दिखाते हैं। किम सियुक उनके पास होते हैं और कहते हैं कि क्या आप मेरे बेटे से मिलना चाहती हैं। क्वीन जीसू कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा बेटा बहुत ही अच्छा तलवारबाज है और उसके लिए मेरे पास एक काम भी है। फिर किम सियुक सुहो के पास होते हैं और उसे कहते हैं कि महारानी तुमसे मिलना चाहती हैं और जब तुम उनके सामने जाओ अपने सर को तुम नीचा रखना, उनके ज्यादा करीब भी मत जाना और वो जो भी कहें उनके जवाब में तुम बस जी महारानी जी कहोगे। सुहो जाने के लिए तो बहुत ज्यादा खुश होता है। किम सियुक कहते हैं कि पता नहीं क्यों तुम्हें वहाँ अकेले भेजने में मुझे डर लग रहा है। फिर सुहो मोयोंग के साथ क्वीन जीसू के पास आ रहा होता है। क्वीन जीसू घास पर चल रही होती हैं और उन्होंने जूते भी नहीं पहने होते। सुहो देखता है कि घास में कांटे होते हैं। तो सुहो जल्दी से क्वीन जीसू के आगे जाता है और उनसे कहता है कि आपको ऐसे घास पर नहीं चलना चाहिए, यहाँ पर कांटे हो सकते हैं और वो जहरीले भी हो सकते हैं। क्वीन जीसू कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा और वो अपना पाँव आगे बढ़ाती है जो कि सीधा कांटों पर आ जाता है। मोयोंग क्वीन जीसू को जूता देने लगती है तो सुहो कहता है कि आपको भी जूते नहीं पहनने चाहिए। फिर सुहो क्वीन जीसू को उठाते हुए उनके रूम में लेकर जाता है और उनके पाँव से कांटे निकालता है और कहता है कि मैंने अक्सर ये कांटे शिकार के वक्त देखे हैं और आपको ऐसे नहीं चलना चाहिए। फिर वो क्वीन जीसू को देखता है तो उसे लगता है कि उसने गलत किया है तो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप जो सजा देंगी मुझे कबूल होगी। क्वीन जीसू कहती है कि क्या तुम किम सियुक के बेटे हो। तो सुहो कहता है कि जी हाँ, मेरा नाम सुहो है। तो क्वीन जीसू कहती है कि क्या तुम मोम्योंग को जानते हो। फिर हमें मोम्योंग को दिखाते हैं जो सभी होरांग को देख रहा होता है और कहता है कि इन्हीं में से कोई एक महाराज है। फिर जैसे ही उसकी नजर मैक्सोन पे पड़ती है तो उसका सारा शक मैक्सोन पे जाने लगता है। आरो को दिखाते हैं जब वो अपने रूम में आती है तो देखती है कि वहाँ पर सुकम्यू बैठी होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे पाँव पे मोच आई है। तो आरो उनसे कहती है कि आए मैं देख देती हूँ। तो सुकम्यू कहती है कि नहीं, मेरा इलाज मेरे कमरे में ही होगा और मुझे यकीन है कि तुम वहाँ जरूर आओगी।
की। फिर सुखमियो वहाँ से चली जाती है तो आरो कहती है कि इसमें तो जरा अक्ल नहीं है, पहले तो इसने मुझ पर तीर चलाया, मुझे मारने की कोशिश की और अब मुझे अपने पास बुला रही है। फिर आरो लंबी सी सांस लेते हुए सुखमियो के पास पहुँच जाती है और वो देखती है कि सुखमियो तो अपने पाँव धुलवाने के लिए बैठी होती है और कहती है कि मैंने सोचा कि पाँव धो लूंगी तो आराम आ जाएगा। आरो सोचती है कि क्या ये मुझसे अपने पाँव धुलवाना चाहती है, तो सुखमियो कहती है कि बिल्कुल, अब आओ यहाँ पर और मेरे पाँव धो। आरो कहती है कि आप किसी दासी को बुलवा के अपने पाँव धुलवा लें। सुखमियो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी वेद बनोगी, तो आरो कहती है कि उसी वेद को मारने के लिए आपने उस पर तीर चलाया जिससे कि मेरा भाई घायल हो गया। सुखमियो कहती है कि तुमने महारानी के साथ जो गुस्ताखी की है उसकी सजा तो यही है तुम्हारी। आरो कहती है कि आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं, तो सुखमियो कहती है कि तुम आज न मरी तो कल तो मर ही जाओगी, तो अब जल्दी से आओ मेरे पास और मेरे पाँव धो के मेरा दर्द दूर कर दो, जो कि तुम जैसी लड़की को करना चाहिए। आरो कहती है कि आपके भाई की वजह से मैं आपसे अच्छे से बिहेव करने वाली थी। हर इंसान का खानदान अलग होता है, अगर आप ऊंचे खानदान में पैदा हुई हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप किसी की जान ले सकती हैं, और आप तो राजकुमारी हैं तो आपको तो लोगों का यकीन जीतना चाहिए, ना कि उन पर तीर चलाकर उन्हें मारना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गलत है। आरो जाने लगती है तो सुखमियो कहती है कि यानी कि तुम जानती हो कि मेरा भाई कौन है, और क्या तुम्हें पता है कि गलत क्या है? तुम जानती हो कि मेरा भाई कौन है और मैं नहीं जानती, ये गलत बात है, तो अब बताओ कि मेरा भाई कौन है। तो आरो कहती है कि मैं नहीं जानती, और अगर मैं जानती भी तो किसी को ना बताती। फिर हमें डैन्सी को दिखाते हैं जो अस्तबल में होता है और उसके पास कांगसांग आता है, कहता है कि हम दोनों सेम ही होते पर हैं, लेकिन फिर भी तुम हमें बराबर नहीं समझते, और तुम तो हो भी अर्धकुलीन यानी कि आधे कुलीन। पाहु वहाँ पर आता है जो कांगसांग को देखकर वापस जाने वाला होता है, तो डैन्सी पाहु को बुलाता है और कहता है कि इसे देखो, ये है कांगसांग, ये हमसे सिर्फ 2 साल ही छोटा है, लेकिन इसकी बातें तो सुनो तुम। पाहु कांगसांग को ही देख रहा होता है तो कांगसांग कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो और तुम्हारा चेहरा सड़े हुए बैंगन जैसा क्यों है। तो पाहु कांगसांग को कॉलर से पकड़ता है और अस्तबल के एक साइड से दूसरी साइड को ले जाता है और कहता है कि आज के बाद हमसे जरा इज्जत से पेश आना, वरना मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। कांगसांग कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं एक ऊंचे खानदान से हूँ। तो पाहु उसे कहता है कि तुम्हारे खानदान की तो, और उसे जोर से जमीन पे पटक देता है। जमीन पर फेंकने के बाद पाहु वहाँ से चला जाता है। फिर डैन्सी कांगसांग के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था जब तुमने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तोड़े थे। मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और ना ही मुझे ये जानना है कि तुम किसके लिए काम करते हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि मुझसे दूर रहो। फिर हमें मोमयोंग और मैकजॉन को दिखाते हैं, दोनों ही तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। तलवारबाजी के दौरान मैकजॉन देखता है कि मोमयोंग बहुत ही सीरियस और गुस्से में होते हुए उससे तलवारबाजी कर रहा होता है। फिर बाद में मैकजॉन मोमयोंग से पूछता है कि तुमने तलवारबाजी कहाँ से सीखी, या फिर तुम्हें यूं ही आ गई। मोमयोंग मैकजॉन को देखता हुआ उसकी ही बातों को सोच रहा होता है। जब मैकजॉन ने कहा था कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरा कोई दोस्त नहीं है और तुम मेरे पहले दोस्त हो, तो मैकजॉन उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई शेर अपनी शिकार की तलाश में है। तो मोमयोंग कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो मैकजॉन कहता है कि तब से तुम बोल नहीं रहे और अब अचानक से बोल पड़े हो। और फिर मैकजॉन मोमयोंग को तंग करने लगता है और मोमयोंग उसके पीछे भागता है। फिर हमें जुयोंग को दिखाते हैं जो सबसे कहता है कि हानसियोंग कहाँ है। सुहो कहता है कि वो तो हमारे ग्रुप में नहीं है। तो जुयोंग कहता है कि नहीं, अब से वो हमारे ग्रुप में ही है, उसे उसके ग्रुप से निकाल दिया गया है। डैन्सी भी उनके साथ ही होता है। हानसियोंग के बारे में सुनता है तो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर वो रूम में आता है और हानसियोंग को ढूंढता है जो कि अलमारी में छुपा होता है। डैन्सी उसे कहता है कि मार खाने के डर से यहाँ पर छुप रहे हो। तो हानसियोंग कहता है कि नहीं, ये छुपना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। डैन्सी उसे कहता है कि चलो बाहर आओ, हमें तलवारबाजी की प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं चाहता कि सब ये कहें कि किमसिप का पोता महारानी के सामने दुम दबाकर भाग गया। हानसियोंग कहता है कि मुझे तलवारबाजी नहीं करनी है, मुझे ये नहीं पसंद है, और हर कोई इस चीज का बोझ मुझ पर ही क्यों डाल रहा है, क्या मैं सबका कहना मानने के लिए पैदा हुआ हूँ। डैन्सी कहता है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना था तो तुम्हें अर्धकुलीन बनकर पैदा होना चाहिए था, जो कि अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो चुपचाप काम करो अपना, और ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तो ये सब पाने के लिए इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। मैकजॉन को दिखाते हैं जो मोमयोंग की बात को सोच रहा होता है कि महाराज अगर मुझे मिल गए तो मैं उसे मार डालूंगा। मोमयोंग भी मैकजॉन की बातों को ही सोच रहा होता है। जब मैकजॉन ने उसे कहा था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और तुम मेरे पहले दोस्त हो, और मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कभी किसी से उधार लिया हो, और अगर तो मैं तुम्हें राज की बात बताऊंगा तो तुम भी हैरान हो जाओगे। और फिर जब मैकजॉन उस ब्रेसलेट के पीछे पड़ा हुआ था कि ये मुझे बहुत पसंद है, अगर तुम मुझे दे दो तो मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। और फिर मोमयोंग को लगता है कि महाराज कोई और नहीं बल्कि मैकजॉन ही है। फिर हमें सभी होरांग को दिखाते हैं जिनका आज तलवारबाजी का मुकाबला होता है। होरांग मास्टर सुखमियो से कहते हैं क्या तुम सच में खून बहाना चाहती हो। तो सुखमियो
कहती है कि अच्छा सिपाही वो होता है जो खून बहाने से ना डरे। हुरांग असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं और सुकमियों को बताते हैं कि सभी मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। फिर सभी मंत्री और क्वीन जीसू आकर वहाँ पर बैठ जाती है। योंगशिल कहता है कि हम पूरे मंत्री को यहाँ पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने सुना है कि आप इस तलवारबाजी के मुकाबले को खुद ही जज करेंगी और हमें तो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। तो सुकमियों कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। फिर हमें आरो और बीजू को दिखाते हैं। बीजू कहता है कि आज तो हुरांग के लिए जिंदगी और मौत का दिन है, आज उनमें तलवारबाजी का मुकाबला होने वाला है। और आरो से कहते हैं कि अगर सर धड़ से अलग हो जाए तो क्या तुम उसे वापस जोड़ सकती हो। आरो चाकू पकड़ती है और कहती है कि इससे पहले मैंने सर काटा जरूर है लेकिन कभी जोड़ा नहीं है। तुम इस चाकू पर अपना सर रख दो, पहले मैं उसे काटूंगी और फिर उसे सुई से सी दूंगी। बीजू कहता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो, मैं तो बस तुम्हें तैयार रहने का कह रहा हूँ कि कुछ भी हालात हो सकते हैं। फिर क्वीन जीसू और मैकचोन को दिखाते हैं जो आंखों में ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। क्वीन जीसू कहती है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तुम्हें परखा जाएगा और जब तुम डर कर अपने माँ के आंचल से लिपट कर अपने लिए दया की भीख मांगोगे। मैकचोन कहता है कि मैं अपनी तरफ आने वाली तलवार से बचने की कोशिश नहीं करूंगा बल्कि अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करूंगा और जीत के दिखाऊंगा और शाही गद्दी में हासिल करके रहूंगा। फिर सबसे पहले बेंड्रियो और सूहो में मुकाबला होता है। मुकाबले में बेंड्रियो जख्मी भी हो जाता है लेकिन फिर भी वो दोनों सही तरह से नहीं लड़ते हैं और एक दूसरे को मारने का मौका दे रहे होते हैं। सुकमियो हुरांग मास्टर से कहती है कि इन लोगों को जंग के लिए तैयार करना था और ये कैसी तलवारबाजी है जहाँ पर दूसरे को मौका दिया जा रहा है। हुरांग मास्टर कहते हैं कि ये सब जानते हैं कि बिना सोचे समझे मारने से ज्यादा जरूरी क्या होता है। फिर बेंड्रियो और सूहो के बीच में मुकाबले को रोक दिया जाता है। योंगशिल कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कोई आइडिया दे सकता हूँ। तो सुकमियो की इजाजत के बाद योंगशिल कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि हुरांग में ऐसे खून खराबा करना अच्छा होगा। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सिपाही है, तो कैसा हो अगर हम हुरांग और उस सिपाही के बीच में मुकाबला करवा लें, और अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं मुकाबले के लिए किसी हुरांग को चुन सकता हूँ। तो सुकमियो कहती है कि आप चुन सकते हैं। योंगशिल कहता है कि मैंने सुना है कि मोमयोंग तलवारबाजी में बहुत अच्छा है। फिर मोमयोंग को आगे बुलाते हैं। सूहो से कहता है कि तुम मत जाओ, तुम पहले से ही जख्मी हो। तो मोमयोंग कहता है कि मैं अब ठीक हूँ। आरो भी मोमयोंग को ही देख रही होती है कि ये अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, ये भी कुछ दिन पहले तो जख्मी हुआ था। फिर मोमयोंग भी आगे जाकर खड़ा हो जाता है। योंगशिल कहता है कि मैं सबको यहाँ पर हाजिर करते हुए ये बताना चाहता हूँ, भले ही इन दोनों के ओहदे अलग हों लेकिन इस मुकाबले में अगर किसी की जान जाती है तो दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं होगा। और सभी इस बात को मंजूर कर लेते हैं और मोमयोंग भी इसके लिए मान जाता है। योंगशिल कहता है कि कहीं मैं ऐसी बात करके महाराज के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा। क्वीन जीसू कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये महाराज के हुरांग है और इन्हें चोट पहुंचाना यानी कि महाराज के साथ गद्दारी है। योंगशिल कहता है कि लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे तपाना पड़ता है, उसे चोट सहनी पड़ती है, उसके बाद ही वो मजबूत बनता है। आप इसे भी ऐसा ही समझ सकती हैं। ये महाराज के साथ गद्दारी नहीं है। क्वीन जीसू सोचती हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन महाराज को नहीं ढूंढ पाओगे। तो योंगशिल कहता है कि देखते हैं। फिर मुकाबला स्टार्ट हो जाता है और मोमयोंग जख्मी भी हो जाता है। योंगशिल कहता है कि मुझे देखकर सुकून मिला। मैंने ये अफवाह सुनी है कि मोमयोंग ही महाराज है लेकिन शायद अब ऐसा नहीं है। फिर मुकाबले के दौरान सिपाही मोमयोंग को जमीन पर फेंक देता है और उस पर तलवार मारने वाला होता है लेकिन क्वीन जीसू उसे रोक देती है। सिपाही पीछे हट जाता है और जाने वाला होता है तो मोमयोंग दोबारा से उसके आगे आ जाता है। तो योंगशिल कहता है कि मुकाबला खत्म नहीं हुआ, दोबारा से शुरू करो। फिर वो दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं और मोमयोंग उसके बाल काट देता है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो चाहता तो उसकी गर्दन उड़ा देता। और फिर सभी हुरांग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्वीन जीसू भी खुश हो जाती हैं और योंगशिल कहता है कि आखिरकार मुझे मेरा जवाब मिल गया और उसे लगता है कि मोमयोंग ही असली महाराज है। फिर मोमयोंग को दिखाते हैं जो अकेला खड़ा होता है और मैकचोन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मोमयोंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और क्या तुम परेशान थे। तो मैकचोन कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो मोमयोंग उससे पूछता है कि तुम क्यों परेशान थे। मैकचोन के जवाब देने से पहले ही मोमयोंग उसकी गर्दन पे अपनी तलवार रख देता है। मैकचोन कहता है कि ये क्या हरकत है। तो मोमयोंग उसे कहता है कि वो तुम ही हो, तुम ही महाराज हो ना। और यहीं पर ही हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।